अस्सलाम वालेकुम। मैसेज कर रहा हूँ बाकियों को ताकि क्लास ज्वाइन कर सकें वो, राइट। उसके बाद लास्ट क्लास मैंने कहाँ तक करवा दिया था आप लोग को? मुझे याद पड़ रहा है शायद वो करवाया था, आइडियल गैस इन थर्मोडायनेमिक्स। वो मैं लिंक सेंड कर दूँ? उज़ैर कहाँ तक करवा दिया था लास्ट क्लास में, बताओ मुझे। सही, थर्मोडायनेमिक्स करा दिया था। सही, थर्मोडायनेमिक्स। रुको मैं एक लिंक और सेंड कर दूँ क्लास में। सही, ठीक ठीक ठीक। रुको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक करवा दिया था लास्ट क्लास में ना। सही, इससे नीचे वाले सवाल तक। ठीक। ए सही, यहाँ तक करा दिया था। ठीक 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 ठीक। रुको, ठीक है, ठीक, समझ गया मैं। सही। ठीक है, करवा रहा हूँ।
हमारा लिंक शेयर कर दूँ मैं इस क्लास का, ताकि बाद में कोई क्लेम ना करे कि ये हमें नहीं पता था। चलें बस स्टार्ट कर दें, मैंने लिंक शेयर कर दिया है ग्रुप के ऊपर। इसके बाद आपके पास इस प्रोसेस को, जो आपने हीट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पढ़ा था, राइट। इस न्यूमेरिकल की तुम बात कर रहे थे, ये यहाँ तक, ये आप बोल रहे लास्ट क्लास में करा दिया था। आज की क्लास में फिर आप जो टॉपिक स्टार्ट करोगे वो आपके पास कहलाता है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाते हैं आपके पास? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन की बात करना चाहते हैं तो देयर आर दी 4 प्रोसेस। कितने प्रोसेस आपके पास? 4। आपने सुना होगा इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में फर्क क्या होता है? प्रोसेस, वही प्रोसेस आपने डिस्कस करना है। तो अगर आप 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन की। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो 4 प्रोसेस हो रहे होते हैं वो एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ही 4 प्रोसेस हैं ये, जिनको मैं एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूँ। अब वो 4 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं वो पहले मैं लिख रहा हूँ आपके पास, राइट। पहला प्रोसेस कहलाता है आपके पास, आवाज़ मेरी क्लियर है? पहला प्रोसेस आपके पास कहलाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकंड कहलाता है आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड वन कहलाता है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ये 4 process is the part of first of thermodynamics, and last one is called adiabatic process. अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन याद हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आपने जो इक्वेशन लिखी थी, वो इक्वेशन आपने जो लिखी थी वो लिखी थी आपके पास कौन सी? ये इक्वेशन लिखी थी आपने, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस W। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा। तो आपकी ये कहलाती थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन। अगर मैं बात करना चाहता हूँ आइसोबैरिक की, किसकी बात करना चाहता हूँ मैं? आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक की डेफिनेशन क्या बनेगी? पहले ये सुन लो। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का वर्ड निकला आइसोबार से। किससे निकला आपके पास? आइसोबार। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन क्या बनेगी वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो डेफिनेशन क्या हो गया आइसोबैरिक की? आइसो का मतलब होता है सेम, फिजिक्स में आइसो का मतलब फिजिक्स में सेम होता है,
और बेरिक का मतलब होता है आपके पास प्रेशर। तो आइसोबेरिक की जो डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन क्या बनेगी, लिख रहा हूँ मैं नीचे। अ प्रोसेस a process a process in which the pressure of gas is remain constant is called isobaric isobaric process. A process in which the pressure of gas is remain constant is called isobaric process. अब आपके पास आइसोबेरिक की इक्वेशन क्या बनेगी वो भी देख लें। अगर मैं आइसोबेरिक की इक्वेशन की बात करना चाहता हूँ, राइट, तो आइसोबेरिक की जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी, आपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन पढ़ी है वो पढ़ी है, ये जो ऊपर लिखी हुई है। किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको दो काम करने पड़ते थे। पहला काम आपको करना पड़ता था, पहला काम क्या करना पड़ता था आपको, गैस को हीट सप्लाई करनी पड़ती थी, और दूसरा काम आपको करना पड़ता था वर्क डन ऑन द गैस। तो डेल्टा यू जो था वो बराबर था डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू के। अब इसमें जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड प्रेशर। वर्क डन और प्रेशर में रिलेशन क्या होता है, वर्क डन और प्रेशर में रिलेशन देखने के लिए आपको एक सिलेंडर दिखाना पड़ेगा। ये एक सिलेंडर है, राइट। इस सिलेंडर को आपने गैस को इनक्लोज किया हुआ इसके अंदर। ये मैं एक सिलेंडर दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ मैं, गैस का एक सिलेंडर दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ये एक मूवेबल पिस्टन है, ये इसके अंदर गैस के पार्टिकल इनक्लोज हुए हैं। जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तो गैस इंक्रीज होगी, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो गैस का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। ये इसका है वॉल्यूम वन, ये इसका क्या है V1 है। अब जब पिस्टन मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब पिस्टन मूव करके ऊपर की तरफ जाता है, तो दिस इज द न्यू पोजीशन। ये क्या आपके पास है, न्यू पोजीशन है। मैं नेक्स्ट पोजीशन दिखा रहा हूँ पिस्टन की। तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर आपके पास कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। ये पिस्टन यहाँ आ गया। डायग्राम में स्पेस में बस खत्म हो गई। पिस्टन मूव करके ऊपर की तरफ चलाते हैं, देखिए। तो ये जो होगा इसका, ये इसका कहलाएगा V2। तो आपने एक बात पढ़ी थी, वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पे पिस्टन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस आपने ये कवर किया है, दैट इज D। उसका मतलब बनेगा आपके पास ये डिस्टेंस जो है वो पिस्टन ने कवर किया था आपके पास। सिंस प्रेशर बराबर होता था फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि अभी
नोट 1 मेरा हैंग हुआ है, बंद हो गया, दोबारा से खुलेगा। रुको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। यस, ये स्क्रीन शेयर हुई जी। आगे स्क्रीन शेयर। तो आपने जो प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था एएस के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर, वो फॉर्मूला आपने पढ़ा था प्रेशर का, पी बराबर था फोर्स अपॉन एरिया के। तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया बराबर हो जाएगा फोर्स के। तो अगर आप फोर्स की इस वैल्यू को उठा के इधर रिप्लेस कर देते हैं तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा P टाइम्स A मल्टीप्लाई बाई डी। ए का मतलब एरिया है, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। ये आपके पास क्या चीज़ है, एरिया है, और ये आपके पास डिस्टेंस है। तो जब हम एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड एरिया इज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सो आपके पास जो चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? उसको वॉल्यूम नहीं बोलूँगा, उसको चेंज इन वॉल्यूम बोलूँगा, क्योंकि एक्चुअली में चेंज इन वॉल्यूम का मतलब बन जाएगा V2 माइनस V1। ये देखिए डायग्राम में, यहाँ से तक V2 है और ये V1 है, तो उसका मतलब होगा ये जो चीज़ होगी ये कहलाएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका मतलब बन जाएगा वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू P टाइम्स डेल्टा V। ये आपके पास वर्क डन ऑन गैस निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर आप इस फॉर्मूले को उठा के इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं ये, तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी, वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा यू शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी। इस इक्वेशन को बोलते थे आइसोबेरिक प्रोसेस इक्वेशन। क्यों उसको मैं आइसोबेरिक कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, हीट सप्लाई चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मगर प्रेशर के साथ चेंज का वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस। क्या कहलाता है आपके पास ये? आइसोबेरिक प्रोसेस। वाई इट इज कॉल्ड आइसोबेरिक? क्योंकि आइसो का मतलब फिजिक्स में होता है सेम, और बेरिक का मतलब होता था प्रेशर। आपने एक वर्ड सुना होगा ज्योग्राफी में आइसोबार का। आइसोबार एक्चुअल में उन कंट्रीज़ को कहते थे जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सेम हो, जो आपके पास ग्राफ के उसके ऊपर, किसके ऊपर, मैप के ऊपर शो हो रहा होता है। तो मैप के ऊपर जो शो हो रहा होता था उसको हम बोलते थे आइसोबार। आइसोबार एक्चुअल में वो लाइन होती थी, आइसोबार वो लाइन होती थी जिसके ऊपर सारे के सारे वो कंट्रीज लाया करते थे जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सेम हो, उसको हम बोलते थे आइसोबार। तो ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो आइसोबेरिक का मतलब बनेगा अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबेरिक। तो सेम प्रेशर, तो यहाँ पे वर्ड लिखूंगा मैं प्रेशर का, कौन सा वर्ड लिखूंगा मैं आपके पास, प्रेशर का वर्ड लिखूंगा। तो ये आपके पास कहलाता था आइसोबेरिक। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। क्या किसकी इक्वेशन आपके पास? आइसोबेरिक प्रोसेस की इक्वेशन है। और अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो मैं इसी के आगे इसका ग्राफ बना देता हूँ। वो ग्राफ कैसा बनेगा वो भी देख लें आप। तो अगर आपके पास आइसोबेरिक प्रोसेस का आप ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर हो, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस का जो ग्राफ बनेगा वो जस्ट लाइक दिस। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा होगा मगर प्रेशर क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब होगा यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द ग्राफ। और ये इक्वेशन मैंने ड्राइव कैसे की है वो मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया था, ये देखिए, मैंने स्टार्ट जो लिया था वो मैंने स्टार्ट लिया था कहाँ से, ये पूरा का पूरा आइसोबेरिक प्रोसेस कहलाता है। आइसोबेरिक प्रोसेस की डेफिनेशन, राइट, डेफिनेशन के बाद इसकी डायग्राम, डायग्राम के अंदर आप दिखाएंगे गैस को विच इज़ इनक्लोज इन अ पिस्टन,
and it has movable enclosed in a cylinder which has movable piston. तो जब आप हीट सप्लाई करते हो तो हीट सप्लाई करने से एक्चुअल में मैंने यहाँ पे इसको हीट सप्लाई की है, तो हीट सप्लाई करने से होगा क्या, गैस एक्सपैंड होगी। जब गैस एक्सपैंड होगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका फाइनल वॉल्यूम V2 बन जाएगा और इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 था। V1 का मतलब बनेगा, V1 का मतलब क्या है, V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम। क्या मतलब है आपके पास, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस। और V2 का मतलब है आपके पास फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो एक इनिशियल वॉल्यूम है, एक फाइनल वॉल्यूम है। तो हीट सप्लाई करने से वॉल्यूम V1 था, हीट सप्लाई करने के बाद वॉल्यूम V2 हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, वर्क डन को सॉल्व किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा P टाइम्स A, प्रेशर इनटू एरिया इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की जगह इधर रिप्लेस कर दूंगा, तो वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू P टाइम्स A टाइम्स D। एरिया और डिस्टेंस को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वॉल्यूम नहीं बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम बनेगा। क्योंकि एक्चुअल में पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और डिस्टेंस कवर कर रहा था D। That's why it is called change in volume. So work done should be equals to P times delta V. When we will substitute this value in the above equations, so we can write delta U should be equals to delta Q plus P delta V. डेल्टा का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू स्टैंड फॉर। डेल्टा क्यू का मतलब होगा चेंज इन हीट सप्लाइड, हीट आपने सप्लाई की तो एनर्जी चेंज हो रही है। चेंज इन वी का मतलब है वॉल्यूम का चेंज, मगर प्रेशर के साथ चेंज नहीं आ रहा, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है आइसोबेरिक प्रोसेस। और दिस इज़ द ग्राफ। तो आइसोबेरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हीट सप्लाई करने के बाद और ये हीट सप्लाई करने से पहले गैस का प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट्स वाई वी कैन राइट दिस इक्वेशन डेल्टा यू शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी। यस, यू गॉट इट माई पॉइंट। बनाओ डायग्राम और ये डेफिनेशन, ग्राफ और इक्वेशन। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई जो मैंने कही है, बताइए ज़रा। इस पूरी की तस्वीर आपके पास मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड आइसोबेरिक। कॉपी करनी है या कॉपी करने का टाइम दूँ? उसके बाद सेकंड प्रोसेस आपके पास आ जाता था आइसोकोरिक। आइसो का मतलब आपको पता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और कोरिक का मतलब क्या रहेगा आपके पास। अगर मैं कोरिक की बात करता हूँ तो कोरिक स्टैंड फॉर वॉल्यूम। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे उसको बोलेंगे आइसोकोरिक। तो अगर मैं आइसोकोरिक की बात करता हूँ तो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक का मतलब जो बनेगा वो मतलब ये होता है,
दिस इज कॉल्ड आइसोकोरिक और डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी आप? डेफिनेशन इसकी होगी ये, a process in which the volume of gas is constant is called isochloric. This is the definition of isochloric process. A process in which the volume of gas is constant is called isochloric process. अब जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब होगा आप गैस को जिस सिलेंडर में इनक्लोज करेंगे उस सिलेंडर का आपके पास वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब होगा कि आपने जो पिस्टन लगाया वो फिक्स पिस्टन लगाया है। क्या लगाया है आपके पास? फिक्स पिस्टन। तो जो इसकी डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ये एक मैं सिलेंडर दिखा रहा हूँ, ये एक सिलेंडर दिखा रहा हूँ। ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर आपके पास मैं गैस के पार्टिकल दिखाऊंगा और इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं फिक्स करता हूँ। तो जब मैं वॉल्यूम फिक्स दिखाऊंगा इसका मतलब बनेगा आपके पास यहाँ पे आपके पास गैस के पार्टिकल हैं और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है? फिक्स्ड है। तो इसका मतलब होगा पिस्टन जो होगा वो फिक्स पिस्टन है। जब पिस्टन फिक्स होगा तो आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे, अगर मैं यहाँ से इसको हीट सप्लाई करूँगा डेल्टा क्यू, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि पिस्टन जो था वो आपके पास फिक्स्ड है। पिस्टन आपके पास फिक्स था। तो डेफिनेशन आपके पास ये है, प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। डायग्राम ये बनी हुई है, पिस्टन फिक्स है आपके पास, हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब हीट सप्लाई करेंगे पिस्टन फिक्स होगा तो इसका मतलब हो जाएगा आपकी जो मेन इक्वेशन लिखी थी आपने, तो पहली इक्वेशन क्या लिखी थी? वो इक्वेशन आपने लिखी थी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस वर्क डन। और सिंस आपने वर्क डन का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो ड्राइव किया था पी डेल्टा वी, तो जब आप इधर रिप्लेस करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी डेल्टा यू शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी। मगर क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है तो इसका मतलब बनेगा V1
और V2 दोनों सेम होंगे, इसका मतलब बनेगा चेंज इन वॉल्यूम जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा और इधर रिप्लेस होगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस पी, चेंज इन वॉल्यूम की जगह ज़ीरो, तो डेल्टा यू शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। इस बात से मतलब ये पता चला कि आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे, ये जितनी भी हीट सप्लाई करोगे सारी की सारी किस में कंज्यूम हो रही होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो अगर मैं इससे रिजल्ट लिखना चाहूँ इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का मैं रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ, ऑल हीट सप्लाइड इज कंज्यूम टू इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। मैं क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ इस डायग्राम को देखते हुए, इस डायग्राम को देखते हुए जो मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ वो रिजल्ट ये हो सकता है, ऑल हीट, ऑल supplied energy is consumed consumed all supplied energy is consumed to increase its internal energy. This is the result. आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। क्या इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जाम्पल है आइसोकोरिक प्रोसेस की, जिसमें आप किसी गैस को हीट सप्लाई करो और हीट सप्लाई करने के बाद भी गैस का वॉल्यूम ना बढ़े? आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इसकी एग्जाम्पल नज़र आती है आइसोकोरिक प्रोसेस? आपको कहाँ नज़र आता है? अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ जिसमें आपके पास प्रेशर वाई एक्सिस पे होगा और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होगा, तो यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये बनेगा ग्राफ। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है मगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो आइसोकोरिक का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, आइसोकोरिक का ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस है, आइसोबेरिक का ग्राफ जो था पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, राइट। इसकी एग्जांपल बनती है प्रेशर कुकर। जो आपका प्रेशर कुकर है वो आपके पास इसकी एग्जांपल है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, आप हीट सप्लाई कर रहे होते हैं, हीट सप्लाई करते हैं मगर ऊपर से पिस्टन लॉक होता है या सिलेंडर उसका जो होगा लॉक होगा, तो इसलिए वो खाना जो आधे घंटे में बन जाता है प्रेशर कुकर में 20 मिनट में बन जाता है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर जल्द बढ़ता चला जाएगा, इसलिए जो भी फूड आप कुक कर रहे थे वो जल्दी कुक हो जाएगी। तो प्रेशर कुकर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपके पास प्रेशर चेंज हो रहा होता है मगर वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। ये देखें, चेंज इन वॉल्यूम जीरो आ जाएगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सॉरी प्रेशर बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको आइसोकोरिक की? ये कहलाता था आइसोकोरिक। एक होता है आइसोबेरिक, एक होता है आइसोकोरिक। तो डेफिनेशन क्या आइसोकोरिक की? आइसोकोरिक प्रोसेस अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। आइसोबेरिक की क्या होती है? अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। तो एक में ग्राफ जो बनेगा, बेरिक का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और कोरिक का ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। इस पूरे की भी तस्वीर खींच के भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि पेपर में इनका कंबाइंड ग्राफ आता है। किस तरह से बताता हूँ अभी, पहले मैं चारों प्रोसेस करा दूँ। तो जो आपका हीट इंजन होता है, उस हीट इंजन के अंदर ये चारों प्रोसेस लग रहे होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन। क्योंकि आप जब फ्यूल बर्नआउट होता है और कंबस्शन होती है तो उसके बाद आपका इंजन मूव करता है। इंजन मूव करने का मतलब होगा इस इंजन के जो पिस्टन्स हैं वो आपके पास इस तरह से काम कर रहे होते हैं, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इस बेसिस के ऊपर काम करेंगे।
राइट। तीसरा प्रोसेस कहलाता है आपके पास आइसोथर्मल। आपने करना क्या क्या है, आपने जो मेन इक्वेशन थी डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस बी डेल्टा बी, इसमें एक एक करके चीज़ों को ज़ीरो करना है। ये थी तुम्हारी मेन इक्वेशन। जहाँ जहाँ चेंज आ रहा है ना, ये देखें, ये है तुम्हारी मेन इक्वेशन। अभी मैंने क्या किया, चेंज इन वॉल्यूम को ज़ीरो किया तो आइसोपोरिक बन गया। अब मैं बात करूँगा आइसोथर्मल की। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज ना हो, उसका मतलब हो जाएगा डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा। राइट, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये तो आपने वन बाय वन ज़ीरो करना है सबको। 1 से 2 मिनट में आईडी ख़त्म हो जाएगी, सेम आईडी से फिर एंटर हो जाना। राइट, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ आइसो थर्मल। तो अगर मैं आइसोथर्मल की डेफिनेशन कोट करना चाहता हूँ तो आइसोथर्मल की डेफिनेशन क्या बनेगी, आइसो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल की डेफिनेशन बनेगी अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर सर आज आपने माइक क्यों नहीं बंद किया? तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ गैस इज kept constant is called isothermal। अब थर्मल का मतलब बनेगा इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर किस में डिपेंड करता था, अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसो का मतलब है आपके पास सेम, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो इसका मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आपने पढ़ा था आइडियल गैस के अंदर, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है,
आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक्चुअल में सम होती है किसका, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। एक मिनट, शेयर कर रहा हूँ मैं नोट वन, स्क्रीन बंद हो रही है। यस, ये देखिए ये स्क्रीन शेयर होगा आपके पास। द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। आपने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो इसका मतलब होगा इंटरनल एनर्जी से वो सिर्फ डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो जब हमने रखा है ये आइसोथर्मल, तो आइसो का थर्मल का मतलब होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट रहेगा तो ना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो तुम्हारी जो मेन इक्वेशन थी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी, इसमें क्या चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी का मैंने मतलब बताया था वर्क डन। कंडीशन पॉसिबल है, ज़ीरो बराबर है डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। एक दफ़ा मैं डब्ल्यू को उधर लेके जाता हूँ, तो माइनस डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा डब्ल्यू के। दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। और सेकंड सिचुएशन में अगर मैं डब्ल्यू को उधर ले जाता हूँ तो माइनस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू के। अब इन दोनों सिचुएशन का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू का मतलब है हीट सप्लाई। अगर ये माइनस में है तो माइनस का मतलब होगा हीट इज़ रिलीज्ड। अगर प्लस में होता तो हीट इज़ सप्लाइड। तो इसका मतलब होगा अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं, क्या करते हैं, वर्क डन पॉजिटिव है, उसका मतलब होगा वर्क डन पॉजिटिव है ना, मतलब बताया था वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। तो जब भी गैस पे काम किया जाएगा और इंटरनल एनर्जी को सेम रखना होगा तो आपको एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। ये देखें, अगर आपके पास एक सिलेंडर होता, राइट, अगर आपके पास एक सिलेंडर होता जिसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगा होता और आप इसके ऊपर वर्क डन करते और इंटरनल एनर्जी सेम रखना चाहते, तो इसमें से क्या निकल रही होती, एनर्जी रिलीज़ हो रही होती। ये आपके पास है नंबर वन की डायग्राम। नंबर टू में क्या होगा, एक गैस का सिलेंडर होगा, उसके ऊपर लोड आप करते हैं, आप इसको हीट सप्लाई करते हैं। जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो फिर लोड आपके पास क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जा रहा होगा। तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब होगा वर्क डन इज नेगेटिव। तो ऑल सप्लाइड एनर्जी इज कंज्यूम टू वर्क डन बाय द गैस। माइनस के मैंने मतलब क्या बताया था, वर्क डन बाय द गैस। प्लस का मैंने मतलब क्या बताया था, वर्क डन ऑन द गैस। दिस इज द सेकंड डायग्राम। इसमें डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब है हीट इज सप्लाइड, वर्क इज डन बाय द गैस। इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन नंबर टू है इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, व्हेन हीट इज सप्लाइड वर्क इज डन बाय द गैस। और वन का क्या लिखेंगे, व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस सो हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। बनाओ ये दोनों डायग्राम, राइट। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपके पास, बनाएं इसको।
जी क्लियर इसका रिजल्ट। तो इसमें दो सिचुएशन पॉसिबल हैं। आप जब आप किसी भी गैस के ऊपर वर्क डन करते हो, अगर आपको इंटरनल एनर्जी सेम रखना है तो आप जितना वर्क डन करोगे आपके पास गैस उतनी एनर्जी रिलीज कर देगी। और अगर गैस को हीट सप्लाई करोगे और इंटरनल एनर्जी सेम रहनी चाहिए तो इसका मतलब होगा डेल्टा यू इज़ ज़ीरो। इसका मतलब होगा वर्क इज़ डन बाय द गैस। जितनी आप एक्सरसाइज करते हो, जितनी आप फूड लोगे उतनी एक्सरसाइज करो तो आपकी बॉडी का साइज सेम रहेगा। क्योंकि नॉर्मली होता ही है हमारे साथ कि हम खाते ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं। जब हम खाएंगे ज़्यादा, एक्सरसाइज कम करेंगे तो आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। वो इंटरनल एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर इन टर्म्स ऑफ फैट्स स्टोर होती चली जाती है। क्या इन टर्म्स ऑफ फैट्स स्टोर होती चली जाएगी तो आपका वेट बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब होगा इससे रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम। अगर मैं इसके रिजल्ट लिखना चाहूँ तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसका मैं क्या लिख सकता हूँ, आपके पास दो चीज़ें लिख सकता हूँ मैं। व्हेन, ये मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ केस नंबर 3 का। इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम। नंबर 1 रिजल्ट क्या हो सकता है, व्हेन हीट इज सप्लाइड, व्हेन हीट इज सप्लाइड so work is done by gas। और सेकंड क्या हो सकता है, when work is done on the gas so heat is released। तो जब आपके पास हीट सप्लाई करोगे तो वर्क इज डन बाय द गैस होगा, और जब हीट वर्क इज डन ऑन द गैस होगा तो हीट रिलीज हो रही होगी। इसके बाद आपके पास फोर्थ प्रोसेस का नाम था आइडियाबैटिक। क्या नाम है आपके पास, आइडियाबैटिक। थर्ड और फोर्थ का ग्राफ एक साथ बनवाऊंगा मैं, राइट। तो इक्वेशन जो थी वो आपके पास थी आइसोथर्मल की, ये देखिए आइसोथर्मल, ये रहा आइसोथर्मल। अगर मैं आइसोथर्मल को हाईलाइट करूं तो आपके पास आइसोथर्मल को इस तरह से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और साइज इसका मैं बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज। तो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस ये था। तो आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर सेम रहना चाहिए था। अब आपके पास आइडियाबैटिक के अंदर आप हीट सप्लाई ही नहीं करोगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्मल का ग्राफ जो बनेगा वो कर्व ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, कर्व, जस्ट लाइक दिस, जिसमें यहाँ पे प्रेशर है, वाई एक्सिस पे प्रेशर होगा और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। तो जो ग्राफ की शेप बन रही होती है वो आपके पास कर्व ग्राफ बन रहा है, जस्ट लाइक दिस। इस तरह का कर्व ग्राफ बनता है। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस का नाम था आइडियाबैटिक। क्या नाम है आपके पास, फोर्थ जो प्रोसेस है उसका नाम है आपके पास आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक की डेफिनेशन बनेगी प्रोसेस इन विच, a process in which no heat, no heat is entered or released from gas।
ना हीट एंटर हो सकती है ना हीट रिलीज हो सकती है। उस प्रोसेस को बोलते थे आइडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। जैसे हम बोलते थे आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम, नो हीट कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम और गैस इज कॉल्ड आइडियाबैटिक। उसका मतलब बनेगा जब हीट ना एंटर हो पाएगी ना रिलीज हो पाएगी। तुम्हारी जो मेन इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी? डेल्टा यू। मेन इक्वेशन तुम्हारी क्या थी? डेल्टा यू शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस वर्क डन। इसका मतलब होगा आपका डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो हो गया। तो जब डेल्टा क्यू ही ज़ीरो हो जाएगा, जब डेल्टा क्यू ही ज़ीरो हो जाएगा, वो 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। यस, जब आपका क्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब था वर्क डन, मतलब था डब्ल्यू का वर्क डन, इसका मतलब था वर्क डन। उसका मतलब बनेगा आपके पास ये वर्क डन था। अब आपके पास जब डेल्टा क्यू ही हीट सप्लाई ज़ीरो हो गई तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा वर्क डन के। किसके बराबर हो जाएगा? इसका मतलब होगा आप जितनी भी डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, इससे रिजल्ट क्या पता चलेगा आपको, ये बताइए। अब आपके पास अगर एक सिलेंडर है जो इसमें गैस इनक्लोज हुई हुई है और आप यहाँ पे लगा देते हैं हीट रिजर्वायर। क्या लगा देते हैं यहाँ पे? हीट रिजर्वायर। तो हीट रिजर्वायर क्या चीज़ होती थी? हीट रिजर्वायर वो चीज़ होती थी जिससे ना हीट एंटर हो सकती है ना हीट एग्जिट हो सकती है। तो जब ना हीट एंटर होगी ना आपके पास एग्जिट होगी, तो उसका मतलब होगा सिस्टम जो काम कर रहा होगा अपनी इंटरनल की बिहाफ पे करेगा। इसकी बिहाफ पे करेगा, अपनी इंटरनल की बिहाफ पे काम कर रहा होगा सिस्टम। तो उसका मतलब होगा वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। इससे आपको रिजल्ट क्या पता चल रहा है? जो इक्वेशन लिखी है मैंने, वो इक्वेशन लिखी है डेल्टा यू बराबर है डब्ल्यू के। डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन, डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं इससे रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ? वो रिजल्ट मैं लिख देता हूँ नीचे। वर्क इज डन बाय गैस ऑन द basis of its internal energy। वर्क इज डन बाय गैस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। सिस्टम जितना भी काम करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी की बिहाफ के ऊपर करेगा। क्या करेगा? अपनी इंटरनल एनर्जी की बिहाफ के ऊपर सिस्टम काम कर रहा होगा। इसका मतलब होगा जितना भी वर्क डन करेगा गैस, वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी करती है। ये इन चारों प्रोसेस का कंबाइंड सवाल आता है। कंबाइंड सवाल कैसा है दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हम्म, रुको।
ये आ गया सवाल। इनका कंबाइंड क्वेश्चन, इसका रेफरेंस देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास और रेफरेंस इसका क्या है, ये कंबाइंड ग्राफ है। नवंबर 10 4-1 करेंगे सवाल। नवंबर 10 4-1 ये सवाल है। एग्जाम में पूछता है स्टेट द, ओके आइडियाबैटिक प्रोसेस दिखा रहा हूँ। आइडियाबैटिक क्या एक्चुअल में क्या है आपके पास, एक सेकंड दिखा रहा हूँ मेरे को। ये आइडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम द गैस, नो हीट कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम द गैस। इसका मतलब होगा डेल्टा क्यू इज जीरो। जब डेल्टा क्यू जीरो होगा तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा वर्क डन के। तो मैंने सिलेंडर के नीचे एक हीट रिजर्वायर लगाया है। हीट रिजर्वायर क्या करेगा, ना हीट को अंदर जाने देगा ना बाहर निकलने देगा, इसको आइसोलेटेड सिस्टम कर देगा। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम कर देगा तो गैस जो काम करेगी ऑन दी बेसिस ऑफ इट्स इंटर एनर्जी करेगी। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, वर्क इज डन बाय गैस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटर एनर्जी, ये रिजल्ट लिखेंगे। तो डायग्राम जो बनेगी कुछ ऐसी बनेगी इसकी, ये अब मैं वो 5 रुपये का सवाल दिखाता हूँ। सवाल क्या है वो देख लेंगे। ये टॉपिकल, ये सवाल है नवंबर 10 का सवाल है, पेपर 4-1 क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट द बेसिक assumption of kinetic theory of the gas that leads the conclusion the potential energy between the atom of an ideal gas is zero। बताएं जीरो क्यों होती है, 1 मार्क का है। आपने बताना है कि आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की जीरो क्यों होती है। अभी मैंने ड्यूरिंग लेक्चर बताया था। There is no intermolecular forces. There is no intermolecular forces among the molecules of gas. That's why potential energy is zero। क्या लिखेंगे, देर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था वंडर वॉल फोर्सेज, फिर इसमें बोलते थे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। देर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, दैट्स वाई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का मतलब बताइए, बताओ मुझे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का मतलब। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का मतलब क्या होता था, याद आया कुछ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अभी तो मैंने बताया था the sum of kinetic plus potential energy of any gas is called its internal energy, and for ideal gas potential energy is zero, that's why internal energy is equals to only kinetic energy। मगर जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। द माइक्रोस्कोपिक सम, ये वर्ड लिख लो मार्किंग की के, द माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्मॉल लेवल के ऊपर। द माइक्रोस्कोपिक sum of kinetic energy and potential energy of the gas molecules is called its internal energy। The microscopic sum of kinetic energy and potential energy is called its internal energy। उसके बाद पूछते हैं explain why the increase in internal energy of ideal gas is directly proportional to rise in temperature of gas। इसमें लिखना पड़ेगा आसान,
मोहम्मद हसन खान। इसमें लिखना पड़ेगा कि आइडियल एनर्जी गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों होता है? क्योंकि आप लिखेंगे फॉर आइडियल गैस internal energy is depends upon kinetic energy because potential energy is zero and kinetic energy is directly proportional to temperature. That's why temperature will rise, so internal energy will rise. क्या ये बात समझ में आई जो मैं कह रहा हूँ? अब ये सवाल करते हैं। अब देखें इसके अंदर, अब देखें इस डायग्राम को अगर मैं लार्ज करूं तो मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। ये डायग्राम है आपके पास। इस डायग्राम के अंदर P से Q क्या हो रहा है? अगर आप ग्राफ गौर से देखते हो तो P से Q वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, राइट? प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है और वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि P ऊपर है, Q नीचे, एरो नीचे की तरफ लग रहा है। Q से R में क्या हो रहा है? Q से R के अंदर एक्चुअल में वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब होगा Q से R जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस का नाम होगा आइसोकोरिक। क्या ये बात समझ में आई? इस प्रोसेस का नाम होगा आइसोकोरिक। क्या नाम होगा इस प्रोसेस का? आइसो Q से जो R है वो कहलाएगा आइसोकोरिक। क्यों आइसोकोरिक कहलाएगा? ये बात बता सकते हैं आप मुझे? क्योंकि वॉल्यूम आपके पास क्या है? कांस्टेंट। और P से जो Q होगा वो कहलाएगा आइसोबेरिक। और R से P तक जो होगा वो आपके पास क्या हो रहा है? वॉल्यूम आपके पास कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। उसका मतलब होगा जब भी आप एक क्लोज पाथ में चलेंगे, एग्जामिनर ने एरो बताओ क्या क्या बताएं। पहले आप P से Q जा रहे हैं, फिर Q से R जा रहे हैं, फिर R से P जा रहे हैं, राइट? इसका मतलब बनेगा व्हेन यू आर मूविंग इन अ क्लोज पाथ, एग्जामिनर बोलता है अ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइकिल ऑफ पी क्यू आर पी। पी से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुँच रहे हैं? पी तक ऑफ द चेन एज शोन इन दिस डायग्राम। जब पी से स्टार्ट करके क्यू जा रहे हैं, क्यू से आर जा रहे हैं, आर से पी जा रहे हैं, उसका मतलब था जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गए आप। जब भी आप किसी क्लोज पाथ में मूव करते हैं आइडियल गैस के अंदर, जब भी आप किसी क्लोज पाथ में मूव करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लेंगे, ये देखें पहला पार्ट, स्टेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। जब भी आप आइडियल गैस के अंदर एक क्लोज पाथ में मूव करेंगे, किसमें मूव करेंगे? एक क्लोज पाथ में। जैसे ग्राफ था, पहले आप कैसे जा रहे थे? पहले आप यूँ जा रहे थे, फ्री हैंड स्केचिंग करता हूँ मैं। पहले हम जा रहे थे इस तरह से, पहले हम जा रहे थे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। जब भी आप किसी क्लोज पाथ में मूव करेंगे, ये एग्जामिनर पूछता है स्टेट द इंटरनल एनर्जी, उसका मतलब होगा आप जहाँ से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा ज़ीरो होगा। क्या होगा? ज़ीरो। ये बात समझ में आई? क्योंकि आप पी से खड़े होते दोबारा पी पे पहुँच गए, तो पी पे जितना प्रेशर होगा, पी पे जितना वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब होगा इंटरनल एनर्जी का चेंज इन वन क्लोज कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज ज़ीरो। ये बात याद रखने की है। देखो ग्राफ दिखाता हूँ फिर से, साइज छोटा करता हूँ, ग्राफ दिखाता हूँ। नवंबर 7 में कर दो। ये सवाल था।
क्या ये बात याद रहेगी आपको? स्टेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप जिस पॉइंट पे चलेंगे जब उस पॉइंट पे वापस आएंगे तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा जीरो रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है स्टेट द वर्क डन ऑफ गैस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ पी से क्यू। पी टू क्यू में वर्क डन निकालना है, पहले पूरे सवाल देख लूँ मैं। वर्क डन निकालना है पी से क्यू का और फिर इसको कंप्लीट करना है। ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले वर्क डन बताइए, पी से क्यू, पी टू क्यू, ये रहा पी, ये रहा पी और ये रहा क्यू। तो पी से क्यू में वर्क डन कितना होगा? सही है। इस पूरे सवाल की पिक्चर आपके पास, पी से क्यू वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन बराबर होता था, वर्क डन किसके बराबर होता था? वर्क डन बराबर होता था पी डेल्टा वी के। तो आपके पास प्रेशर कितना है? प्रेशर आपके पास है ये रहा, ये आ जाएगा 4। तो प्रेशर है 4 × 10⁵, 4 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम कितना नज़र आ रहा है? 8। यहाँ वॉल्यूम कितना नज़र आ रहा है? 2। तो इसका मतलब बनेगा 8 - 2 = 6, 6 × 10⁻⁻4। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24 × 10⁻5 और -4 1, 240 जूल्स आएगा। कितना आ रहा होगा? 240 जूल्स आएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? एक मिनट रुको। This is the complete questions. One by one, I'm sending the pictures, right? This is the theory portion. Then this is the graph, ताकि आपको व्यू करने में आसानी रहे। And this is the last part. This is the last part. अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा था वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था पी डेल्टा वी। तो प्रेशर तो मैंने कितना देखा था आपके पास? प्रेशर आ रहा था आपके पास, ग्राफ देखें। प्रेशर आपके पास आ रहा है, आपके पास पी टू क्यू। तो प्रेशर आपके पास आ रहा है 4। इफ़ यू सी द ग्राफ, प्रेशर इज 4 × 10⁵ एंड चेंज इन वॉल्यूम था 8 - 2 × 10⁻⁻4। सो व्हेन यू हैव टू सॉल्व, आंसर बिकम्स 240। इसका मतलब बनेगा, अब एग्जामिनर बोलता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें। वर्क डन ऑन गैस पी टू क्यू कितना निकाला है अभी आपने? 240 निकाला है। इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपके पास गिवन है, डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो इसका मतलब होगा आपके पास वर्क डन कितना आ गया था? 240
हीट इज सप्लाइड थी -600, तो -600 + 240, तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस का 360, यहाँ लिखेंगे -360, ये 0 है, ये 270 है, उसका मतलब बनेगा सेकंड पार्ट के लिए, आपके पास वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन 0 आ गया। हीट इज सप्लाइड कितनी है, हीट इज सप्लाइड थी 720 प्लस की, प्लस 0 इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन एनर्जी कितना हो जाएगा 720, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए ना। ये 0 था, ये देखें, ये आपके पास आ गया 0 सेकंड पार्ट के लिए। हीट इज सप्लाइड थी 720, तो बराबर किसके होगा 0 + 720, 720 यहाँ लिख देंगे 720। अब मुझे बताएं ना, ये पता है ना, ये पता है, ये वैल्यू कितनी होगी, क्या ये बता सकते हैं वैल्यू कितनी होगी? अभी आपने पढ़ा था अगर आप P से स्टार्ट होके Q तक जाते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल में इंटर का चेंज कितना पढ़ा था आपने, 0। उसका मतलब बनेगा माइनस का 360 प्लस का 720 प्लस x बराबर होगा 0 के। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि दिस प्लस दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 बिकॉज यू आर मूविंग इन अ क्लोज पाथ। P से P तक जा रहे हैं, P से Q गए, Q से R, R से P, उसका मतलब बनेगा तमाम का सम इंटरएनर्जी का 0 होगा। तो 360 माइनस प्लस 270 प्लस x, तो ये बनेगा प्लस का 360 इज इक्वल्स टू माइनस का x, तो x की वैल्यू रहेगी माइनस का 360, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 360, तो ये माइनस का 360 है, ये प्लस का 480 है,